गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानते हैं वॉल्केनो का सेकंड पार्ट। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले वाले चैप्टर में हम वॉल्केनो की परिभाषा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसके इरप्शन के रीजन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसका इरप्शन किस किस के कारण होता है, और इसकी स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। स्थलाकृतियों में हमने अंतर्वेदी और बहिर्वेदी स्थलाकृतियों को जाना था। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे आपके प्रकार के बारे में कि ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं। फिर चर्चा करेंगे हम इसका वितरण है, विश्व में वितरण और भारत के अंतर्गत वितरण को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम प्रभावों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके जानते हैं प्रकार कि यह कितने प्रकार के हो सकते हैं। अब इनके प्रकारों को हमने तीन आधारों पे विभाजित किया है। दोस्तों, पहला आधार है हमारा नेचर ऑफ इरप्शन, यानी वोल्केनिक इरप्शन किस प्रकार से होता है। इसमें दो प्रकार हैं आपके, दरारी या फिसल, दूसरा होता है केंद्रीय। जैसा कि आप कोई भी वोल्केनो देखते हैं दोस्तों, मान लो ये वोल्केनो है आपका, तो इसमें दो तरह से इरप्शन हो सकता है। एक तो सेंट्रल से इरप्शन हो सकता है, यहाँ से लावा निकलेगा, और दूसरा इरप्शन हो सकता है आपका जैसे यहाँ से यहाँ एक दरार बन जाएगी और इस दरार से लावा निकलेगा और लावा फैलेगा। ये कहीं से भी बन सकती है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है दोस्तों। तो ये तो होगा फिशर और ये हो गया सेंट्रल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जानते हैं फिशर के अंतर्गत यानी कौन कौन से एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं जो आइसलैंडर टाइप के हमारे वॉल्केनिक होते हैं। आइसलैंड जैसे कि आपको पता है, आइसलैंड यहाँ पर है हमारा, ये क्या है, ये दोस्तों यूके से नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं तो आइसलैंड है। आइसलैंड टाइप के ये कैसे होते हैं जो वॉल्केनिक होते हैं, ये तीनों प्रकार के हो सकते हैं। या तो बेसिक हो सकते हैं यानी क्षारीय, या एसिडिक हो सकते हैं, या एंटीसाइडिक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे जैसे बेसिक है यानी क्षारीय है। क्षारीय के अंतर्गत आपको पता है कि इसके अंतर्गत बेसाल्ट आते हैं। बेसाल्ट से जो मैग्मा बनता है या जो लावा बनता है बाहर निकल के, वो कैसे होते हैं दोस्तों, बेसिक होते हैं। और दूसरे होते हैं जो एसिडिक होते हैं, और तीसरे हमारे एंटीसाइडिक। इसमें क्या होती है दोस्तों, ये चट्टान है, इसमें जो ज्वालामुखी होते हैं वो काफी मंद प्रवाह के होते हैं, यानी उनका प्रवाह होता है वो मंद होता है, और जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र काफी विस्तृत होता है, यानी काफी बड़े क्षेत्र पे ये फैल जाते हैं। क्योंकि क्षारीय होने के कारण ये तरल होते हैं, तरल होने के कारण काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। इसके अंतर्गत अगर भारत में आप एग्जाम्पल को देखना चाहेंगे तो दक्कन ट्रैप का एग्जाम्पल देख सकते हैं। यानी दक्कन ट्रैप नेचर ऑफ इरप्शन के आधार पे फिसर या दरारी प्रकृति का ज्वालामुखी है। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे केंद्रीय ज्वालामुखी, जो कि यहां से इरप्ट होते हैं, ये वाले क्षेत्र से। दोस्तों, इसके अंतर्गत हमने कैटेगराइज कर दिया है। ये कैटेगराइज किया है उनके विस्फोट के आधार पर, यानी उसमें किस प्रकार के विस्फोट होते हैं। यानी जैसे सबसे पहले आप देखते हैं हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी है। जैसा कि आप जानते होंगे, हवाई आपका यूएसए का पार्ट है, हवाई आइलैंड है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वोल्केनो है आपका मोनोलोआ। क्या नाम है दोस्तों, मोनोलोआ वोल्केनो है। मोनोलोआ वोल्केनो क्या है, काफी मंद प्रकृति का होता है। इसमें ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, और इसमें जो गैसेज हैं या फिर अन्य खंड है, राख है, वो काफी कम मात्रा में निकलती है, और ये काफी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा हवाईयन प्रकार का ज्वालामुखी। और दूसरा, अब आगे चलते हैं, हमारा दूसरा ज्वालामुखी है स्ट्रम्बोलियन प्रकार। ये हमने नाम दिए हैं, ये ज्वालामुखी के नाम, जो ज्वालामुखी है उन्हीं के नाम के आधार पे हमने डिवाइड कर दिया है कि ये हवाईयन प्रकार का है, ये सेकंड है स्ट्रम्बोलियन है। स्ट्रम्बोलियन है वो आपका लिपारी द्वीप पर, ये है आपका इटली में, सॉरी। और जो वल्केनियन है, वल्केनियन क्या है, लिपारी द्वीप है। लिपारी द्वीप पे एक वल्केनियन
आइलैंड क्रिएट हो गया, उसी के आधार पे हमने क्या बोल दिया, इसे वल्केनियन वॉल्केनो बोल दिया दोस्तों। और लेकिन अब स्ट्रोम्बोली प्रकार का जो ज्वालामुखी है, ये काफी विस्फोटक ज्वालामुखी है। विस्फोटक होने के कारण ये क्या है, इसका जो मैग्मा बाहर आता है वो एसिडिक प्रकार का होता है और वहां पे तुरंत जम जाता है दोस्तों। अब हमारा तीसरा, जैसा कि हमने वल्केनियन की बात की, वल्केनियन हमारा लिपारी द्वीप पर है, वो जो कहां पर है दोस्तों, इटली में है। अब हम आगे चलते हैं। पीलियन पीलियन क्या है दोस्तों, आप जैसे यहां पर देखते हैं, ये वाले रीजन में क्या है दोस्तों, यहाँ कैरिबियन आइलैंड है, काफी कैरिबियन द्वीप हैं। उन द्वीपों में एक द्वीप है हमारा जो कि मार्टिनिक द्वीप है। मार्टिनिक द्वीप के अंतर्गत आप देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ज्वालामुखी माउंटेन बना था। ज्वालामुखी माउंटेन पर ही ये क्या था, ये यहाँ बोला गया था इसे पीली ज्वालामुखी माउंटेन। पीली ज्वालामुखी माउंटेन के कारण ही इसका नाम हमने क्या रख दिया दोस्तों, पीलियन प्रकार का ज्वालामुखी, यानी पीलियन टाइप्स वॉल्केनो। अब हमारा आगे का ज्वालामुखी है जो पांचवा है, वो है हमारा प्लीनियन टाइप्स वॉल्केनो। इसको प्लीनियन क्यों बोलते हैं, जैसा कि आपने दोस्तों कभी ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी में जो ये रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर में प्लिनी नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, या फिर आप और भी कुछ कह सकते हैं उनको, क्या विद्वान थे। उन विद्वान के नाम पर हमने क्या दिया, उनकी एक छोटी सी आपकी स्टोरी है, इसमें क्या हुआ था, इसे प्लीनियन नाम क्यों दिया गया था। प्लिनी क्या थे, एक बार यहाँ पे विसुवियस माउंटेन, विसुवियस क्या थे, वॉल्केनो थे। विसुवियस वॉल्केनो के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इसी की श्रद्धांजलि के रूप में इन्होंने इस माउंटेन, विसुवियस माउंटेन है, इसका नाम प्लीनियन रख दिया था दोस्तों। यह प्लीनियन प्रकार के हमने माउंटेन रख दिए थे। इसके अंतर्गत आपके कौन सा आता है, विसुवियस माउंटेन है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सेंट्रल जो भी इरप्शन होता है, उसके आधार पे हमारे कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। आपने सबसे पहले हवाईयन देखा, दूसरा स्ट्रोम्बोली देखा, तीसरा वॉल्केनियन देखा, चौथा हमने देखा पीलियन देखा, और पांचवा हमने प्लीनियन देखा। अब इसका अगर जैसे 1 to 5 की ओर जाएंगे तो दोस्तों इनके विस्फोटक की तीव्रता बढ़ती है, यानी सबसे कम विस्फोटक की तीव्रता किसकी होगी, हवाईयन की होगी। उसके बाद ये प्लीनियन की सबसे ज्यादा विस्फोटक तीव्रता है दोस्तों। ये रहे हमारे सेंट्रल इरप्शन के आधार पे। अब हम आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, यानी फ्रीक्वेंसी कब कब है। तो इसके आधार पे हमने इस माउंटेन को तीन प्रकार, वॉल्केनो को तीन प्रकार में बांट दिया है। पहला है हमारा एक्टिव, दूसरा है हमारा डोरमेंट, और तीसरा है हमारा डेड। इसी को आप हिंदी में बोल सकते हैं सक्रिय, इसको बोल सकते हैं आप सुषुप्त, और तीसरे को बोल सकते हैं मृत। एक्टिव में क्या होता है दोस्तों, उसमें क्या है, हमेशा बार बार क्या होता रहता है, लावा का उद्गार होता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। यानी अब भी लावा का उसमें से उद्गार हो रहा है। उसके अंतर्गत आपके वॉल्केनो हैं, स्ट्रोम्बोली जो कि हमने यहाँ पर इटली में बताया था। दूसरा है आपका बैरन आइलैंड, ये बैरन आइलैंड भारत में है और आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पर है। तीसरा है आपका कोटापेची दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत है। ये क्या है दोस्तों, ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें अभी भी उद्गार हो रहा है, यानी अभी भी इरेप्शन हो रहा है मैग्मा का। दूसरा है हमारा डोरमेंट, यानी सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी में क्या होते हैं, जैसे अभी क्या है, अभी सक्रिय हो गए वो ज्वालामुखी, कुछ दिनों के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए वो क्या है कि उनमें से कोई सक्रिय एक्टिवनेस नहीं रहेगी, लेकिन काफी लॉन्ग टाइम तक उनमें एक्टिव होने की संभावना होती है, यानी वो आगे फट सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं आपके विसुवियस है। विसुवियस जैसा कि हमने बात की थी इटली के अंतर्गत है। दूसरा है हमारा नारकोंडम। नारकोंडम आपका है भारत के अंतर्गत। भारत में कहां पर है दोस्तों, अंडमान निकोबार आइलैंड के अंतर्गत है ये। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, ये देखा हमने डोरमेंट,
यानी सुषुप्त या कह सकते हैं आप प्रसुप्त कह सकते हैं। उससे पहले हमने देखा एक्टिव। हम तीसरे प्रकार के जानते हैं डेड वॉल्केनिक या मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी कौन से होते हैं दोस्तों? ऐसे वॉल्केनिक जिनमें कभी इरप्शन हुआ था, यानी कभी विस्फोट हुआ था, लेकिन काफी लॉन्ग टाइम से अभी विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में उनके विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। उसके अंतर्गत आप देखते हैं डेड या मृत ज्वालामुखी। इसके अंतर्गत आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं एकांकागुआ। एकांकागुआ आपको पता है कि एंडीज पर्वत के अंतर्गत है, ये जो कि दक्षिण अमेरिका का पार्ट है, यहाँ पर एकांकागुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन यानी बेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के आधार पर ज्वालामुखी के 3 प्रकार देखे। पहला हमने एक्टिव, दूसरा देखा था हमने डोरमेंट, तीसरा देखा था हमने डेड या मृत ज्वालामुखी। दोस्तों ये रहे हमारे दूसरे प्रकार के ज्वालामुखी। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के ज्वालामुखियों की, जो कि लैंडफॉर्म के आधार पर हैं। अब आपको अगर हमारा पहला लेक्चर देखा है दोस्तों, तो उसमें आपने देखा होगा कि बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं। आपने अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। अंतर्वेदी के अंतर्गत आपने बात की थी बेथोलिथ, फेकोलिथ और डाइक की बात की थी, सिल की बात की थी, शीट की बात की थी, ये आपने अंतर्वेदी की बात की थी। बहिर्वेदी के अंतर्गत आपने कौन की बात की थी, कौन के अंतर्गत सेंटर कौन है, कंपोजिट कौन है, या इसके अलावा काफी कौन की बात की थी। उसके बाद कॉल्डेरा की बात की थी, प्लग की बात की थी, डॉट की बात की थी, क्रेटर की बात की थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये क्या किया था, लैंडफॉर्म, उन्हीं लैंडफॉर्म के आधार पे हम यहाँ पर देखते हैं कि लैंडफॉर्म के आधार पर भी वोल्केनिक हो सकती हैं। वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। लैंड सबसे पहला है हमारा शील्ड प्रकार का। शील्ड में क्या होता है दोस्तों, शील्ड के अंतर्गत आपका क्या होता है कि बेसिक लावा है। जब भी लावा का इरप्शन होता है तो लावा जैसे या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। बेसिक होता है वो काफी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, और एसिडिक होता है वो काफी बाहर निकलता है, तुरंत ही क्या है जमना शुरू कर देता है। तो शील्ड प्रकार के ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें बेसिक प्रवाह होता है या क्षारीय प्रवाह होता है, काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और एक डोम का निर्माण करते हैं, जिसी को नाम आप क्या कहते हैं दोस्तों, शील्ड। दूसरा है हमारा कौन। कौन के अंतर्गत जैसा कि आप बात कर चुके हैं, बहिर्वेदी लैंडफॉर्म की बात की थी, तो उसमें क्या किया था, कौन को हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले सिंडर कौन है, सिंडर कौन के बाद हमने बात की थी एसिडिक कौन, एसिडिक कौन के बाद हमने बेसिक कौन, बेसिक के बाद हमने कंपोजिट कौन की बात की थी। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम कौन के अंतर्गत डाल सकते हैं। इसमें आपके लैंडफॉर्म भी अलग अलग बन सकते हैं। सिंडर कौन क्या होता है कि जो उसको दूसरा नाम कहते हैं राख ज्वालामुखी, यानी उसमें से क्या होता है, राख का इरप्शन बहुत ज्यादा होता है कंपैरेटिवली अन्य तत्वों के। उसके बाद हमने बात की थी एसिडिक। एसिडिक में क्या होता है, मैग्मा ऊपर जाता है, ऊपर जाके लावा के रूप में तुरंत ही जमना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या कह देते हैं आपका एसिडिक कौन। तीसरा है आपका बेसिक कौन। बेसिक कौन के अंतर्गत हमने जैसा कि जाना कि ये काफी मंद प्रवाह के होते हैं और काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं दोस्तों। तो ये हमने अब कौन को आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी बहिर्वेदी इतलाकृति देखी थी उसके अंतर्गत आप और डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कॉल्डेरा। कॉल्डेरा प्रकार के ज्वालामुखी वो होते हैं जिनका इरप्शन काफी तीव्र होता है, बहुत तेजी से इरप्ट होते हैं, लेकिन उसकी इरप्शन की प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जैसे इस प्रकार से इरप्शन हुआ, ऊपर की जो इरप्शन हुआ, लेकिन इरप्शन में क्या करेंगे, उसकी जो आसपास का क्षेत्र है वो नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो नीचे की तरफ धंस जाएगा दोस्तों, तो उसमें क्या बनेगा, एक इस प्रकार से आकृति का निर्माण होगा। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाती है हमारी कॉल्डेरा। जैसा कि हमने वहां देखा टोबा लेक को देखा था, जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत है, वो क्या है सबसे बड़ी लेक है, जो कि कॉल्डेरा लेक है दोस्तों। तो कॉल्डेरा प्रकार की आकृति समझ में आ गई होगी अभी आपके। अब हम आगे चलते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। जैसा कि हमने बात की थी, ये बेसाल्ट क्या है, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित होता है। बेसिक प्रकार का लावा होता है इसमें। बेसिक प्रकार के लावा आपको जैसी उनकी जब भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे बेसिक और एसिडिक के, बेसिक प्रकार का लावा है आपके काफी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है और काफी मंद प्रकार से उद्गार होता है।
और इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं अपना दक्कन ट्रैप। जो दक्कन ट्रैप है दक्षिण भारत का, उसके अंतर्गत आप फ्लड रिजल्ट प्रोविंस को देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं, आगे है हमारा लैंडफॉर्म के आधार पे मिड ओशियनिक रिज। जैसा कि आपको पता ही है, ये वाला क्षेत्र है, ये क्या है, मिड अटलांटिक रिज है, ये क्या है, मिड ओशियन है, ये क्या है दोस्तों, ये भी मिड ओशियन है। तो ये वाला क्षेत्र है मिड ओशियन, यानी जहां भी क्या होता है, कन्वर्जेंट प्लेट है। कन्वर्जेंट प्लेट के कारण क्या होता है दोस्तों कि वहां पर एक प्लेट का सबमर्ज होता है, दूसरी प्लेट उसके ऊपर अध्यारोपित हो जाती है। तो मिड ओशियनिक रिज के अंतर्गत क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, अपसारी सीमा है, ये इधर जा रही है एक प्लेट इधर जा रही है। यहाँ से क्या है, मैग्मा का तुरंत बाहर निकलता रहता है, लेकिन ये मैग्मा काफी मंद होते हैं। इसी के कारण आपके कभी कभी क्या है कि आप भूकंप में भी देखा था, कभी कभी भूकंप भी आ जाते हैं दोस्तों। तो ये क्या है आपका मिड ओशियनिक रिज। इस प्रकार से हमने इसके प्रकारों में नेचर ऑफ इरप्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन और लैंडफॉर्म के आधार पे हमने इसके टाइप्स को देखा था दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका यहाँ कंप्लीट हुआ, आगे करेंगे इसके वितरण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके वितरण को हम देखते हैं दोस्तों, हम विश्व और भारत में दोनों में अलग अलग देखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वितरण में हम 3 प्रकार से देखते हैं। एक है आप कह सकते हैं प्रशांत पर्दीय पेटी, या पैसिफिक सर्कमस्टेंस बेल्ट, या फिर इसको कह सकते हैं परिप्रशांत पेटी या मेखला। दूसरा है हमारा दोस्तों मध्य सागरीय पेटी बोल सकते हैं, या मध्य महासागरीय पेटी बोल सकते हैं इसको, और इसी को बोल सकते हैं आप मिड ओशियनिक बेल्ट। तीसरा है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी मिड कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब दोस्तों इसको हम मैप में देखते हैं, तीनों स्थिति कहां पर है। सबसे पहले हम देखते हैं परिप्रशांत मेखला को। तो परिप्रशांत मेखला के अंतर्गत आप देखते हैं ये जापान है, जापान के ये रीजन है, ये सारा यहाँ से, और आपका ये वाला रीजन है, क्योंकि पृथ्वी गोल है जैसा कि आपको पता है, ये वाला रीजन है, ये आता है हमारा परिप्रशांत मेखला, यानी नंबर 1 डाल सकते हैं यहाँ पर, या किसी प्रकार से आप इसे को इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रही आपकी परिप्रशांत मेखला, जो कि हमारी इसके नाम से ही सिद्ध होता है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ की मेखला है। इसको हम क्या कह सकते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसे ये क्यों बोलते हैं, यानी प्रशांत वलय पेटी एक रिंग नाम प्रमाण आकृति बना देती है। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे, अगर चारों तरफ एक ऐसे आकृति बनी हुई है चारों तरफ से, उसके चारों तरफ अगर आग लगा देते हैं आप, मान लो जैसे ये है, ये चीज है, ये क्या है कि ये चारों तरफ आग है और ये बीच का स्थान खाली है, तो ये क्या कह जाता है, ये रिंग नुमा एक आकृति बना देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिंग फायर। और जबकि ये पैसिफिक के अंतर्गत है, यानी पैसिफिक के चारों ओर है, तो इसको क्या नाम दे दिया दोस्तों, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर नाम से भी बोलते हैं हम। तो ये रही हमारी परिप्रशांत पेटी या प्रशांत पर्दीय पेटी। दूसरी है दोस्तों हमारा मध्य सागरीय पेटी या मध्य महासागरीय पेटी। जैसा कि मैंने यहाँ पर चर्चा कर चुका हूँ इसकी, मध्य महासागरीय पेटी ये है आपकी मिड ऑफ अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज से ये दक्षिणी महासागर के अंतर्गत आए, फिर इंडियन ओशियन के अंतर्गत गए। इसको हमने क्या नाम दे दिया है दोस्तों, आपकी दूसरी है मध्य महासागरीय पेटी। तीसरी है आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत हम देखते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही सिद्ध होता है, ये क्या है दोस्तों, ये अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार से आप चले जाते हैं, जैसे अराकान योमा हिमालय से होते हुए आप ये चले जाते हैं, ये है आपकी तीसरे प्रकार की, यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी तीनों पेटियां रही।
कि पहली आपकी प्रशांत पेटी, दूसरी मिड ओशियनिक पेटी, तीसरी आपकी रही मिड कॉन्टिनेंटल पेटी। इसी प्रकार की पेटियां आपने कहां पर पढ़ी थी दोस्तों? अर्थक्वेक के अंतर्गत। तो आप कभी भी जैसे ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो आप पहले वाला लेक्चर अर्थक्वेक देख सकते हैं, उसके अंतर्गत भी हमने इसी प्रकार से विभाजन किया हुआ है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रहा कहां पर? विश्व के अंतर्गत। अब हम भारत के अंतर्गत अगर विभाजन को देखते हैं जैसे दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं, जैसा कि मैं यहाँ एक छोटा मैप बनाता हूं। दोस्तों यहाँ क्या देख सकते हैं, ये है आपका अंडमान निकोबार। अब मैंने इसको आप ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, ये है सबसे पहले है हमारा बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड किस प्रकार? मुख्य रूप से हमारे यहाँ ये 7 वॉल्केनिक मिलते हैं, इसके अलावा हमारे हिमालय क्षेत्र में वॉल्केनिक मिलते नहीं है या कहीं और भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। बैरन है ये आपका है अंडमान निकोबार पर, यहाँ पे बैरन है आपका। ये क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। एक्टिव जैसा कि हमने यहाँ पर स्थिति में देखा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के आधार पे एक्टिव, डोरमेंट, आपके डेड वॉल्केनिक हो सकती है। तो ये कैसा है दोस्तों? आपका एक्टिव वॉल्केनो। इसका एग्जांपल हमने यहाँ भी देखा था जब हम ये पढ़ रहे थे एक्टिव वॉल्केनो की बैरन आइलैंड है वो हमारा एक्टिव वॉल्केनो है। ये कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार के अंतर्गत। दूसरा है दोस्तों हमारा नारकोंडम। नारकोंडम जो है वो हमारा डोरमेंट है, जैसा कि हमने डोरमेंट के अंतर्गत भी देखा था दोस्तों। ये भी क्या है आपका? अंडमान निकोबार के अंतर्गत है नारकोंडम। ये हमारा डोरमेंट है। तीसरा है दोस्तों दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जैसा कि आप ये जानते हैं, ये कंप्लीट दक्कन ट्रैप है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। चौथा है हमारा बारातांग। बारातांग एक्चुअल में ट्रू वॉल्केनिक नहीं है, ये क्या है? मड वॉल्केनिक है। ट्रू और मड वॉल्केनिक के अंतर्गत क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? ट्रू वॉल्केनिक के अंतर्गत इग्निशियस रॉक बनती है, यानी इग्निशियस रॉक से जो मैग्मा होता है वो इग्निशियस रॉक बनाता है, लेकिन मड के अंतर्गत ऐसी स्थिति नहीं होती है। इसके अंतर्गत ज्यादातर क्या होते हैं? राख, धूल, मिट्टी, इस प्रकार से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो ये बारातांग कहां पर है? जो कि मड वॉल्केनिक है दोस्तों। ये है आपका, ये भी अंडमान निकोबार के अंतर्गत है, इसी क्षेत्र में है बारातांग, जो कि मड वॉल्केनिक है। अब हम आगे बात करते हैं धिनोधर हिल्स। ये हमारी सामान्यतः पहाड़ियां हैं जो कि वॉल्केनिक पहाड़ियां हैं, यहाँ वॉल्केनिक कभी इरप्शन हुआ था। जो धिनोधर हिल्स है दोस्तों, धिनोधर हिल्स है हमारी यहाँ पर गुजरात के अंतर्गत धिनोधर हिल्स है। अब हम आगे बात करते हैं, दो हैं हमारी जो कि ये सारे क्या है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है दोस्तों। ये भी एक्सटिंक्ट है यानी मृत है, डेड है, या इसको एक्सटिंक्ट भी बोल सकते हैं दोस्तों, एक्सटिंक्ट। तो ये हमारा एक्सटिंक्ट है धिनोधर हिल्स। ये कहां पर है? आपकी गुजरात में। ढोसी हिल्स और तोसन हिल्स हैं, ये हमारे कहां पर है? हरियाणा के अंतर्गत। यहाँ पर कौन सी है दोस्तों? ढोसी हिल और दूसरी हमारी तोसन हिल। ये दोनों भी हमारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनिक हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने क्या रखा कि हमारे भारत के अंतर्गत और विश्व के अंतर्गत हमने वॉल्केनिक के वितरण को कंप्लीटली देख लिया दोस्तों। अब हम आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करते हैं दोस्तों इसके प्रभावों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ज्यादातर सभी चीजों का प्रभाव सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। तो आप कहेंगे कि सकारात्मक किस प्रकार से दोस्तों? सबसे पहले अगर आपको ध्यान होगा या आपने कभी हमारे पहले वाले लेक्चर देखे होंगे जो भी पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे पहले वाले उन लेक्चर को देखिए। सबसे पहले आपको ये वाला लेक्चर कंप्लीटली समझ में आएगा। तो इसके अंतर्गत हमें क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे दोस्तों। उसके अंतर्गत हमने जाना था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में
हमें किस साक्ष्य की जरूरत होती है? हमने देखा था पी और एस वेव की, यानी भूकंप की, भूकंप के द्वारा हमें साक्ष्य मिलते हैं। वहीं पे हमने बात की थी वोल्केनिक के द्वारा, क्योंकि वोल्केनिक के मेंटल का मैग्मा बाहर निकलता है, उसके अध्ययन के आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि वोल्केनिक किस प्रकार से हो सकते हैं। तो इसका एक सकारात्मक प्रभाव क्या रहा दोस्तों, कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा देखेंगे दोस्तों इसी के अंतर्गत, तो इससे क्या होता है, जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है तो उससे क्या होता है कि जो भी हमारी चट्टान बनती है इग्निशियस रॉक, वो काफी हमें मिनरल्स प्रोवाइड करती है। तो ये मिनरल्स के क्षेत्र भी होते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा प्रभाव ऐसे देख सकते हैं। तीसरा प्रभाव देख सकते हैं दोस्तों इसका एग्रीकल्चर में। इससे क्या होता है, जब भी जैसे कि आप मालवा प्लेटो या दक्कन ट्रैप को देखते हैं, तो दक्कन ट्रैप में क्या हुआ था कि मैग्मा निकला। मैग्मा के कारण क्या हुआ था, जो भी बेसाल्ट फ्लो हुआ था उससे क्या बना था, हमारी ब्लैक सॉइल बनी थी दोस्तों। ब्लैक सॉइल क्या होती है हमारे लिए, किसके लिए लाभदायक होती है, एग्रीकल्चर के लिए काफी लाभदायक होती है। तीसरा अंतर्गत इसके देख सकते हैं दोस्तों, हमारा काफी कुछ क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र क्या होता है कि वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण वो क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसके क्या है सकारात्मक बिंदु देखे दोस्तों। अब हम इसके नकारात्मक बिंदुओं के ओर दृष्टिपात करते हैं। तो नकारात्मक बिंदुओं में जैसा कि आप देखते हैं कि इसके आसपास जो सेटलमेंट होते हैं, तो उससे क्या होती है, जान माल की बहुत हानि होती है। कि एकदम से आप एक्टिव वोल्केनो आया, एक्टिव वोल्केनो के कारण क्या होता है, वहां की सारी एक्टिविटी रुक जाती है। तो उसके कारण क्या होता है कि जान माल की हानि होती है। दूसरा होता है वहां से लोगों को विस्थापित करना होता है। विस्थापन के कारण क्या होता है दोस्तों, उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ता है, यानी उन्हें कहीं पुनः अधिवासित करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारा इकोनॉमिक स्पेंड होता है काफी चीजें। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, वहां पर नकारात्मक प्रभाव होता है दोस्तों। अगर इसके अलावा और नकारात्मक प्रभावों में आप देख सकते हैं, तो आप सबसे पहले एक इंडेक्स बनाइए, उसमें एक तरफ सकारात्मक प्रभाव लिखिए, दूसरी तरफ आप नकारात्मक प्रभाव लिखिए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारा वोल्केनिक लेक्चर कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप इन दोनों को एक साथ देख सकते हैं, जिससे कि आप दोनों में आराम से समझ पाएंगे कि कैसी है। क्योंकि हमने कल तक यहाँ पर कराया था, आपका 3 बिंदु कराए थे, परिभाषा, उद्गार के कारण, स्थलाकृति, और आज इसकी आगे की चर्चा की है। तो दोस्तों आप दोनों को मिक्स करके देख सकते हैं, इससे आपको डेफिनेटली लाभ प्राप्त होगा। और इसमें से आप जितने भी अभी तक कोई भी एग्जाम्पल है या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आया हुआ उसका क्वेश्चन आप इजीली से कर पाएंगे दोस्तों। और इसकी जैसी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि वेब गुरुकुल नाम से है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में केवल